Okay, let's move on to our new topic, the new topic of Company Act, which is basically the ceiling limit of company, the ceiling limit of company auditor. But before moving on to this topic, हम लोग लास्ट क्लास क्या पढ़े थे कि ऑडिटर को अगर रिमूव करना है, एक कंपनी ऑडिटर को रिमूव करना है, तो बिफोर रिमूविंग ऑफ ऑडिटर क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करना है. दिस इज द रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म. एक्सपायरी ऑफ टर्म का मतलब है 5 साल नहीं हुआ है, उसका 5 years नहीं हुआ है, और उसके पहले हम उसको रिमूव करेंगे तो ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो करना होगा मेरे को. ठीक है. नाउ दिस एक्सपायरी है, इसको ठीक कर लेना. दिस इज नथिंग बट एक्सपायरी. ओके, दिस इज एक्सपायरी. ओके, एक्सपायरी का मतलब वो मर जाना नहीं होता. एक्सपायरी का मतलब उसका टेन्योर खत्म हो गया है, टर्म खत्म हो गया. जो 5 years के लिए अपॉइंट हुआ था ना, वो खत्म हो चुका है. नाउ दिस 5 years हैज बीन लैप्स्ड. नाउ इसको अभी हमको नया ऑडिटर को अपॉइंट करना होगा या तो इसको रिमूव करना होगा बिफोर एक्सपायरी ऑफ इस टर्म. मतलब 5 साल खत्म होने से पहले ही अगर हमको रिमूव करना है तो हमको क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ेगा. फाइन. ना, उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक था कि अगर ट्रिब्यूनल रिमूव करता है, इन केस अगर रिमूव कौन करता है, कंपनी ने, ट्रिब्यूनल, तो क्या 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 हमको प्रोसीजर फॉलो करना है. और उसके बाद हम जस्ट रीडेबल पॉइंट बताए थे कि ये सारी चीजों को एक बार रीड कर लेना. नथिंग लाइक दैट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर न्यू टॉपिक विच इज बेसिकली द सीलिंग लिमिट ऑफ कंपनी ऑडिट, द सीलिंग लिमिट ऑफ नंबर ऑफ ऑडिट. मतलब क्या है इसका, मतलब क्या टॉपिक का. बेसिकली एक ऑडिटर कितना ऑडिट कर सकता है एक कंपनी का. हर चीज का एक जैसे सीलिंग लिमिट बनाया गया है ना कि एक जैसे एक ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, वैसे ही सीलिंग लिमिट बताया गया है कि भाई एक ऑडिटर कितना नंबर ऑफ ऑडिट के लिए उसको एलिजिबल है. सबसे पहले बोलता है सेक्शन 143 सबसेक्शन जी. क्या बोलता है, एक पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, एक पार्टनर ऑफ अ फर्म शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इफ if such person is in full time employment elsewhere. like इसका हम लोग पहले एग्जांपल देते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन है ना, समझ लो ना कि ये डिस्क्वालिफिकेशन का एक पॉइंट है कि एक पार्टनर और एक पर्सन एलिजिबल नहीं होगा अपॉइंटमेंट के लिए ऑडिटर का. कब, जब वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, अगर वो कहीं ना कहीं सर्विस कर रहा है, जॉब कर रहा है, या सच पर्सन और पार्टनर इज एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और अपॉइंटिंग होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर फॉर मोर देन 20 कंपनीज अदर देन अ पर्सन, कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ लेस देन 100 करोड़. आराम से इसका मतलब समझना ना. ये पॉइंट आया कहां से, ये जो दो पॉइंट है ये आ कहां से रहा है. लेट्स पहले हम लोग देखते हैं कहां से आया. डिस्क्वालिफिकेशन पढ़े थे हम लोग. जो एक बार सब डिस्क्वालिफिकेशन में जाओ, वहां पे देखो एक पॉइंट है जहां पे हम लोग वहां पे मेंशन्ड है कि अगर एक पर्सन और एक पर्सन रादर एक ऑडिटर अगर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है तो वो बेसिकली अपॉइंट नहीं हो सकता एज एन ऑडिटर. वैसे ही सेकंड पॉइंट वहां पे एक और मेंशन था कि अगर वो पर्सन एक ऑडिटर या फिर वो पार्टनर जो है फर्म का एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जब उसको अपॉइंट कर रहा है या रीअपॉइंट जब भी कर रहा है, होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज, ऑफ मोर देन 20 कंपनीज. मतलब क्या, इतना पहले इसका मतलब समझो. ऑफ मोर देन 20 कंपनीज का मतलब वो मैक्सिमम 20 कंपनीज का ही ऑडिट कर सकता है, उससे ज्यादा का ऑडिट नहीं कर सकता एक ऑडिटर. अब मैक्स टू मैक्स कितना कंपनी का ऑडिट कर सकता है, मैक्स टू मैक्स 20 कंपनीज का ही ऑडिट करता है. अगर उसका 20 कंपनी हो गया, से सपोज हम उसका एग्जांपल भी दे, से सपोज एक G&A कंपनी बोल के एक फॉर्म है जिसमें बेसिकली 3 पार्टनर्स है. ओके, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी. ना, पार्टनर ए के पास 20 ऑडिट्स है, चलेगा, फिर ये कंपनी एलिजिबल है. तब हम क्या करेंगे, पार्टनर बी के पास चले जाएंगे. पार्टनर बी के पास भी 20 ऑडिट्स हो चुका है, ना हम पार्टनर सी के पास चले जाएंगे. ना ऐसे करके लोग पार्टनर्स एड ऑन कर लेता है और इस लोग का सेलिंग लिमिट्स को बढ़ा लिया जाता है. लेकिन एक सोल प्रोप्राइटरशिप क्या करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप तो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास तो एक इंडिविजुअल बंदा ही है, तो उसके लिए सीलिंग लिमिट इज 20. लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म के लिए भी सीलिंग लिमिट 20, अगर उसमें दो पार्टनर्स अवेलेबल है तब तो 20 + 20 हो जाएगा 40. वैसे अगर वो पार्टनर्स को एड अप कर लेगा तब हो जाएगा 60. तो मैक्सिमम एक पार्टनर, एक ऑडिटर कितना ऑडिट अपॉइंट कर, एक ऑडिट ले सकता है 20 कंपनीज. अगर वो 20 कंपनीज के ऊपर, उसको अपॉइंटमेंट के दिन 20 कंपनीज के ऊपर है उस दिन, तब वो उस दिन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता. वो दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर. अदर देन, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है. बेसिकली वो एक्सेप्शन क्या है, अदर देन 1 पर्सन कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज हैविंग अ पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़. मतलब क्या है इसका कि 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर
एक प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कितना है, लेस देन 100 करोड़, 100 करोड़ है, उसके लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। मतलब उसके लिए हम लोग 20 कंपनी से भी ऊपर जाएंगे ना। से सपोज एक नॉर्मल कंपनी का मेरे पास 20 ऑडिट्स है, लेकिन मेरे पास एक प्राइवेट कंपनी का और 20 ऑडिट्स है जिसका पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है, तब उस केस में वो एलिजिबल हो जाएगा। तो ये दोनों को छोड़ के 1% कंपनीज और एक प्राइवेट कंपनीज का पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से नीचे है, उसके लिए ये सीलिंग लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता। सिंपल सा मतलब यही है। ओके, now we will move to the next point. Accordingly, the following points are noteworthy. क्या है कि each qualified chartered accountant not in full time employment का मतलब इसका किसके बारे में बात कर रहा है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप का बात कर रहा है ऑडिटर का, जिसका खुद का अपना एक ऑफिस है। वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 कंपनीज ले सकता है, लेकिन एक पार्टनरशिप फॉर्म द लिमिट विल बी 20 कंपनीज फॉर ईच इंडिविजुअल। अभी बताया था ना, ईच इंडिविजुअल मतलब ए के पास भी 20, बी के पास भी 20, सी के पास भी 20। मतलब क्या, दिस इज फॉर द फॉर्म विद 3 पार्टनर्स, द ओवरऑल लिमिट कितना हो जाएगा, 60 कंपनीज का। If chartered accountant is a partner, the number of audit companies, then all the firms together will be entitled in order to 20 companies with respect to such common partners. अगर से सपोज मान के चलो, इसमें क्या बोल रहा है कि ए एन कंपनी में एक पार्टनर है ए, ठीक है, और नाउ एक वही पार्टनर बी एन कंपनी में भी पार्टनर है। ओके, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, इसमें नया कुछ नहीं है। ए एन कंपनी में एक पार्टनर है ए, जिसका मैक्सिमम लिमिट इज 20। ओके, बी एन कंपनी में भी वो जाएगा ना, तब उसका लिमिट हो जाएगा 0। अगर उसको यहाँ पे वो 10 ऑडिट्स किया तो उसको यहाँ पे भी 10 ऑडिट्स का अवेलेबिलिटी मिल जाएगा। किसको, बी एन कंपनी को। अगर ए के पास जितना ऑडिट्स ऑलरेडी हो चुका है उतना ही रिड्यूस कर दो बी, वो जाके बी एन कंपनी में एज अ पार्टनर। ये पॉइंट समझ में है। मतलब अगर एक पार्टनर दूसरे फर्म में भी पार्टनर है तो उसका मैक्सिमम सीलिंग लिमिट इज 20 ओवरऑल। मतलब ए फर्म में भी उसका सीलिंग लिमिट 20 हो जाएगा, बी फर्म में भी 20 हो जाएगा। मैक्सिमम 20 है। अगर ए फर्म में वो 10 कर चुका है तो वो उसको मैक्सिमम सीलिंग में कितना मिल जाएगा, 10। 20 से एक्सीड नहीं कर सकता है, चाहे वो दसों फर्म में पार्टनर क्यों ना हो। इज इट फाइन। तो एक इंडिविजुअल, इसलिए बोला गया एक इंडिविजुअल का मैक्सिमम कैपेसिटी 20 कंपनीज का होता है। सिमिलरली इफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअली इज आल्सो अ पार्टनर इन अदर फर्म। फॉर्म है, हाँ इसको फॉर्म कर देना, यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है। ओके, इसको फॉर्म कर देना, बेसिकली ये फॉर्म है। फाइन। तो ओवरऑल सीलिंग लिमिट कितना हो जाएगा पार्टनर का, 20 कंपनीज का। इफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एट एनी टाइम होल्ड्स अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट्स असाइंड ऑफ कंपनीज, he shall be deemed to be the guilty of professional misconduct। यहाँ पे सिंपल सा बात है, हम लोग का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं सी एक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके फाइन। सी एक्ट में क्या लिखा हुआ है, सी एक्ट में सिंपल सा चीज लिखा हुआ है, अगर तुम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है तो तुमको हम गिल्टी कर देंगे ना। होल्डिंग 20 कंपनीज और तुम उसको बता रही रहा कि भाई मेरे पास 20 कंपनीज ऑलरेडी हो चुका है, वो भी एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, तो उस केस में तुमको क्या कर देंगे, गिल्टी कर देंगे। फाइन। सीलिंग नंबर ऑफ ऑडिट में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं 5 मार्क्स का, छोड़ के मत जाना, बहुत इजी है। कितना कंपनी मैक्सिमम कर सकता है, 20 कंपनीज। पर पार्टनर के ऊपर एप्लीकेबल है 20 कंपनीज। इंडिविजुअल के लिए ऊपर मैक्सिमम लिमिट इज 20 कंपनीज। अगर दो फॉर्म में वो पार्टनर है, सेम इंडिविजुअल दो फॉर्म में पार्टनर है, तो उसको मिला के उसका 20 कंपनीज होना चाहिए। अगर ए फॉर्म में 10 ले चुका है तो मैक्सिमम कितना ले सकता है, और 10 ही ले सकता है। अगर ए फॉर्म में 12 कर दिया तो मैक्सिमम कितना ले सकता है, 8 ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं ले सकता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, 1% कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से नीचे है, उसका कितना भी सेलिंग लिमिट का कोई लिमिट नहीं है। वो 100 ऑडिट, 200 ऑडिट, 300 ऑडिट, कितना मन भी उतना भी ऑडिट ले सकता है उसका। फाइन। बड़े कंपनीज के लिए सेलिंग लिमिट इज 20। ओके, वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, which is the most important topic of company audit, the duties of company auditor, the duties of company auditor. Now what are the duties of company auditor? Fine, इसको पहले तो तुम लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। फाइन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। नाउ द ड्यूटी टू इंक्वायर, सबसे पहले क्या बोलता है कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शैल इंक्वायर। ऑडिटर क्या, ऑडिटर ऑफ अ कंपनी क्या इंक्वायरी करेगा, वेदर द लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू दिस टॉपिक, हम सबसे पहले एक बार बता देते हैं टॉपिक का मतलब क्या है। ड्यूटीज का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि ऑडिटर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस पर्टिकुलर कंपनी में को चेक करने के लिए। फाइन।
कि उस पर्टिकुलर कंपनी में हम लोग को क्या क्या चेक करना होगा। तो ऑडिटर के पास क्या क्या हक है, ड्यूटीज का मत क्या क्या वो कर सकता है, ठीक है ना, उसको इसको करना ही पड़ेगा, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी टू इंक्वायरी, सबसे पहला क्या करेगा, वो इंक्वायरी करेगा। नाउ ड्यूटी टू इंक्वायरी में वो क्या क्या कर सकता है, सबसे पहले वो पूछेगा कि जो लोन्स एंड एडवांसेस है जो बाय मेड बाय द कंपनी, जो कंपनी ने दिया है, नाउ लोन एंड एडवांसेस जो कंपनी ने दिया वो कंपनी का क्या हुआ, एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज, बताओ। अगर एक कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस किसी को दिया है तो वो कंपनी का एसेट है या फिर लाइबिलिटीज है, ऑफ कोर्स इट्स एन एसेट्स। ओके, तो कंपनी ने अगर कोई लोन्स एंड एडवांसेस किसी कंपनी को दिया है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी which have been properly secured and whether the terms on which they have been made that is not prejudicial to the interest of the company। इसका मतलब क्या है इस पॉइंट का, देखो, अगर किसी कंपनी को लोन्स एंड एडवांसेस दिया गया है तो वो प्रॉपरली टर्म्स में दिया गया है ना, उसमें एग्रीमेंट तो बना है प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तो एमओए के अकॉर्डिंगली, एओए के अकॉर्डिंगली तो बना है ना। और कहीं वो ऐसा तो नहीं है विच इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट रेट अगर 9% चल रहा है और वो क्या किया है 7% में ही दे दिया है, तो ऐसा तो नहीं है प्रीजुडिशियल है, इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाके वो किया है काम, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऑडिटर्स को इंक्वायरी करेगा, ऐसा तो लोन नहीं है तुम्हारे पास। ओके, सेकंड क्या बोलेगा, whether the transactions of the company which are represented merely by book entries are prejudicial to the interest of the company। मतलब क्या है, नॉर्मल सिर्फ बुक एंट्रीज कर दिया, एक्चुअल उसमें एक्चुअल एंट्रीज है ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो जो जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो बस बुक एंट्री है, एक्चुअल उसमें एक्चुअली ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं था, ऐसा तो नहीं है। सी में क्या बोलता है, whether the company not being an investment company, वो क्या इन्वेस्टिंग कंपनी नहीं है या बैंकिंग कंपनी नहीं है, लेकिन क्या किया है, एसेट्स ऑफ द कंपनी whether too much of the assets of the company as consist of shares, debentures, other securities have been sold at price less than what they have been purchased at the company। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा पॉइंट बोल रहा है, एक इन्वेस्टिंग कंपनी और बैंकिंग कंपनी अपना शेयर सेल करता है ना, तो वो चलो ठीक है, क्योंकि सिंस उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न करना होता है और सिंस चर्न आउट करना पड़ता है तो वो करता है तो चलता है। लेकिन अगर अपार्ट फ्रॉम दिस इसको छोड़ के, अगर इन्वेस्टिंग कंपनी को छोड़ के या बैंकिंग कंपनी को छोड़ के कोई कंपनी अगर अपना एसेट्स को सेल कर रहा है बिलो इट्स कॉस्ट, बिलो इट्स कॉस्ट का मतलब समझ में आ रहा है, लॉस में सेल कर रहा है, तो क्या रीजन है भाई, तुम ऐसे इसको जो अपना बिलो जितना तुम परचेज किया था उससे भी लेस जाके तुम अपना सेलिंग प्राइस को में बेच रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ऑडिटर को ये इसको इंक्वायरी करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा तुम किया। whether the loans and advances made by the company has shown as deposit, अच्छा तुम लोन्स एंड एडवांसेस को कहां दिखाता है, लोन्स एंड एडवांसेस के कैटेगरीज में। अब तुम ऐसा तो नहीं है लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट दिखा रहा है कि भाई हम लोन्स एंड एडवांसेस तो दिए लेकिन उसको डिपॉजिट दिखा रहे हैं, दिस इज रॉन्ग ना, तो इसको ऑडिटर को इंक्वायरी करना पड़ेगा। वैसे ही पूरा पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट ना, वाह, अपना बीवी बच्चा के साथ घूमने गया है और दिखा रहा है उसको रेवेन्यू अकाउंट में, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल राइट, तो पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में चार्ज नहीं कर सकता है। वैसे ही whether it is stated in the books of accounts of the company that any shares have been allotted for cash, whether cash have actually been received in respect of such allotment, and if no cash has been received, whether the position as stated in the account and balance sheet are regularly and not misleading। ये पहले होता था, अभी होता है बट इतना ज्यादा ये एप्लीकेबल पॉइंट नहीं है। पहले क्या होता था ना, से सपोज अगर हम एक शेयर्स को 10 रुपीज में इशू कर रहे हैं, ओके, तो 9 रुपीज हमको से सपोज शेयर प्रीमियम मिल चुका और 1 रुपया अभी भी बाकी है, तो हमको उसका बैलेंस शीट में 9 रुपया दिख रहा है ना, रिफ्लेक्ट तो हो रहा है, और 1 रुपया जो नहीं मिला है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग के फॉर्म में आ रहा है ना। तो वही बोल रहा है कि ऐसा तो नहीं है, विदर द पोजीशन एज स्टेटेड इन द बुक्स एंड द बैलेंस शीट इज करेक्ट एंड रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग, ऐसा तो नहीं, मिसलीड तो नहीं कर रहा है ना। फाइन, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था कि और एक ऑडिटर का ड्यूटी क्या होता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है समटाइम्स, तो इसको छोड़ के नहीं जाना है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ ड्यूटी टू रिपोर्ट, नाउ व्हाट आर द ड्यूटीज टू रिपोर्ट। हम लोग इससे पहले क्या पढ़े कि बेसिकली कंपनी का ड्यूटी राइट, मतलब बेसिकली ड्यूटी क्या होता है इन केस ऑफ इंक्वायरी। अब ड्यूटी टू रिपोर्ट, पहले इंक्वायरी कर लिया, अब उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स किसको करना पड़ेगा, सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि द कंपनी ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट, मतलब जो वो ऑडिट कर लिया, ठीक है, report to the members of the company। who is the members of the company, the member of the company is the shareholders। shareholders को report करना पड़ेगा उसको कि वो जो accounts examine किया था, and every financial statement which are required under the act laid down before the company in general meeting, and the report shall be taken into account the provision of the act, the accounting and the accounting standard and the matter which have been included in the audit report under the provision of this act or any rules under the act। Okay, to the best of his information and knowledge, the state account financial information gives a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial and the profit and loss of the state of the guy।
मुला मिला बात क्या बोल रहा है कि जब वो अपना एक ऑडिट रिपोर्ट बना लेगा तो उसको किसको प्रेजेंट करना है, शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करना है कि भाई हम सारा का सारा बुक्स देखा है, सारा का सारा इंक्वायरी किया, जितना मेरे को करना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया, हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगाया, सब कुछ करने के बाद क्या ये मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मेरे को ट्रू एंड फेयर व्यू तो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो है, कैश फ्लो, ये सारा सारा ट्रू एंड फेयर व्यू तो रिकॉर्ड कर रहा है। हम लोग को तो बस वही बताना है कि नहीं जो जो हम चेक किए वो सब कुछ सही है, हमको यही तो बताना है। तो वही उस शेयर होल्डर्स को बताएगा जनरल मीटिंग में कि जो जितना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने चेक किया है, इट इज गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। फाइन, ओके। Now we will move to our next topic, which is matters to be stated in audit report. Fine. Okay. What are the matters which are to be reported in audit report? Audit report में क्या क्या matters को हम लोग को include करना पड़ता है. Fine. Now सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक कि समटाइम्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि क्या क्या मैटर्स है जो तुम लोग को ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ द थिंग इज सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, इस पे भी ऑडिटर ना इंफॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा कि हम ये चेक चेक किए थे कि नहीं किए थे, तो वो भी उसको ना ऑडिट रिपोर्ट में ना अटैच करना पड़ता है, एनेक्स करना पड़ता है। ओके फाइन। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 कंपनीज एक्ट का क्या बोलता है, द ऑडिटर शैल स्टेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ऑडिटर कैसे रिपोर्ट करेगा, वेदर ही शॉट एंड ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ, वेदर एंड वेयर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ हिज एंड, ये जो डेड है ना इसको डेड को काट दो, ठीक है, ये डेड नहीं होगा, डेल्ट होगा, डेल्ट, इट इज डेल्ट वेयर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इट एंड डेल्ट, एंड इफ नॉट मतलब वो डेल्ट किया मतलब उससे किया है ना, डेड नहीं होगा, डेल्ट कर देना। द डिटेल्स देयर ऑफ एंड द इफेक्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर क्या वो जो ऑडिटर है वो सारा इंफॉर्मेशन को गैदर किया है ना, सारा एक्सप्लेनेशन लिया तो है ना, ऐसा तो नहीं किया कोई वो एक्सप्लेनेशन है और जितना उसका लगा था उसका बिलीफ के अकॉर्डिंगली, वो सारा नॉलेज के अकॉर्डिंगली, वो सारा पर्टिकुलरली वो सारा जजमेंट पास किया है ना, जितना भी सारा ऑडिट किया सही से किया है ना। फाइन। कि सबसे पहला पॉइंट सिंपल सा पॉइंट है कि जितना भी इंफॉर्मेशन उसने गैदर किया वो सही और इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जितना लिया वो उसका नॉलेज के अकॉर्डिंगली वो बेस्ट किया है कि नहीं, ऐसा तो नहीं बस फांकी मार दिया। ओके, whether in his opinion proper books of accounts are required by law have been kept by the company so as to appear in his examination of those, and proper returns adequate for the purpose of his audit have been received from branches not visited by him. Say suppose सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट में सिंपल सा बोल रहा है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो लॉ के अकॉर्डिंगली, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली बनाया गया है कि नहीं, तो लॉ के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किया गया है कि नहीं। और अगर कोई ब्रांच ऑडिट हो रहा है उसका, से सपोज एक कंपनी ए है जिसका ब्रांचेज है किसमें, बैंगलोर में उसका ब्रांचेज है, तो क्या वो उसका ऑडिट रिपोर्ट उसको मिला है कि नहीं और वो उसको प्रॉपर्ली रीड करके उस पॉइंट को कंसिडर किया है कि नहीं। फाइन। सी पॉइंट में क्या बोलता है, whether the reports of the accounts of any branch office of the company audited by a person other than the company's auditor have been sent to him and the manner in which he has dealt with the preparing of his report। सिंपल सा पॉइंट है, अभी हम वही पॉइंट बता रहे थे जो कि सिंस कंपनी ऑडिटर तो दूसरा जगह ब्रांच में, याद है हम लोग एसबीआई का एग्जांपल दिए थे उसमें इतना इतना सारा ब्रांचेस होते हैं और उसके बाद सारे ब्रांच ऑडिटर्स अपने मेन ऑडिटर्स को अपना रिपोर्ट सेंड करते हैं एंड मेन ऑडिटर्स को कंपाइल करते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि जो ब्रांच ऑफिस में बेसिकली जो ऑडिटर्स है वो बेसिकली जो कंपनी ऑडिटर को जो ऑडिट नहीं कर पाया उसको अपना रिपोर्ट में भेजा है ना और वो उस पर्टिकुलर मैनर में उसको डेल्ट किया है कि नहीं किया है। फाइन। whether the company's balance sheet and profit and loss statement dealt with the report are in agreement with the books of accounts and return। बेसिकली जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाया है वो बुक्स के साथ टैली कर रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बुक में कुछ और हो रहा है और बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस कुछ और ही बन के आया है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। ओके, ये सारा बेसिकली उसको गैदर करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। वेदर इन इज ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया ना, the observation or comments of the auditors on financial statement or matter which have been at any adverse effect on the functioning of the company। ऐसा तो नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेट जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कहीं एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है कहीं फंक्शनिंग कंपनी का फंक्शंस करने में, कंपनी को चलाने के लिए वो एडवर्स इफेक्ट तो नहीं डाल रहा है, ऐसा तो नहीं है। whether any director whether any director is disqualified, ऐसा तो नहीं है कि कोई डायरेक्टर disqualified for being appointed as a director, ऐसा तो नहीं कोई डायरेक्टर disqualified for being appointed as a director। ओके,
any qualification, reservation, or adverse mark relating to the maintenance of the books of accounts and other matters connected thereof. ऐसा तो नहीं है बेसिकली कोई क्वालिफिकेशन मिला है। हम लोग याद है, हम लोग बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट में बोलते हैं कि अगर सबसे अच्छा क्या होता है, सबसे मतलब क्वालिफिकेशन नहीं मिलना चाहिए एक ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है, कहीं एडवर्स रिपोर्ट तो नहीं मिला है। ओके, तो ये सब तो ऐसा नहीं है कि इसको कोई ऑडिट रिपोर्ट में एडवर्स ओपिनियन या वगैरह फलाना ये सब मिला वाइल मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। whether the company has adequate internal financial control system. What is internal financial control? Internal control उसका सही है कि नहीं है, while with the in place, while with the operating and effectiveness of such control. Fine, कि वो जो जितना भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो सही है कि नहीं, इन प्लेस है कि नहीं, एंड ऑपरेटिंग ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल। फाइन, चलो, व्हाट आर द मैटर्स टू बी इंक्लूडेड, ये सारे मैटर्स था जो उसको देखना पड़ता था। ठीक है, कि वो इन्फॉर्मेशन लिया है कि नहीं, उसका अकॉर्डिंगली बुक्स ऑफ अकाउंट सही से बना है कि नहीं, और जो ब्रांच ऑडिटर का रिपोर्ट उसने कंसिडर किया है कि नहीं, बैलेंस शीट जो बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ टैली कर रहा है कि नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बना है कि नहीं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहीं एडवर्सली इफेक्ट तो नहीं कर रहा है कंपनी में, कहीं पे कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, या फिर कोई क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन या एडवांस मार्क तो नहीं मिला है उसको, या तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल उसका सही से काम तो कर रहा है ना। क्योंकि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सही से काम नहीं करेंगे, इंटरनल कंट्रोल सही नहीं काम करे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑडिट को बढ़ा देंगे। याद है हम लोग पढ़े थे। ओके, ओके, नाउ यहाँ से जो पॉइंट्स है, यहाँ से जो जितने भी टॉपिक्स हैं ना अपने, वो दैट इज नॉट रियली इम्पोर्टेंट। ओके, जस्ट रीड आउट करने वाला चीज है कि ड्यूटी टू स्टेट रीजंस फॉर क्वालिफिकेशन, मतलब क्या है ना, बेसिकली अगर हम लोग ट्रू एंड फेयर व्यू बता देते हैं कंपनी का कि हाँ सब कुछ सही सही है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, एक ऑडिटर को अगर वो बोल रहा है कि सही सही है, सब कुछ सही सही है, तो उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना पड़ता है, बस उसको अपना सारा सारा जितना डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रेजेंट करना पड़ता है कि इस अकॉर्डिंगली कि हम हमको लगा था ये सारा मैंने ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन अगर वो ट्रू एंड फेयर व्यू को छोड़ के कहीं पे भी कोई क्वालिफिकेशन रिपोर्ट डाल देता है, तो उस केस में उसको जस्टिफाई करना पड़ता है रीजंस के साथ कि क्यों तुमने ये क्वालिफिकेशन डाला था। नॉट रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ड्यूटी टू कंप्लाई विद द कंट्रोलर इन ऑडिटर, सेम पॉइंट है कि उसको सीएनडीजी को भी बताना पड़ेगा। अगर कोई फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है तो उसको उसका सेंट्रल गवर्नमेंट को उस फ्रॉड के बारे में बताना पड़ेगा। इट्स जस्ट अ रीडेबल थिंग, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट एक बार देख लेना कि बेसिकली अगर कोई फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है तो उस फ्रॉड को उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा लेके। क्या है, सेक्शन 143 की बात करता है कंपनीज एक्ट का कि द ऑडिटर हैज सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड इज बीइंग कमिटेड इन द कंपनी बाय दैट, उसको ऑफिसर कर रहा है या एम्प्लॉय मिलके कर रहा है, इन कॉल्यूजन कर रहा है, तो ही शैल रिपोर्ट द मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन सेड 60 डेज के अंदर अंदर उसको जाके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बोलना पड़ेगा कि भाई इस कंपनी में चोरी चकारी हो रहा है, ये लोग ऑफिसर लोग और एम्प्लॉयज लोग मिलकर कॉल्यूजन करके क्या कर रहा है, चोरी चमारी कर रहा है, और 60 दिन के अंदर अंदर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा टू द नॉलेज अबाउट दी सच फ्रॉड। ओके, उसके बाद यहाँ से काट देना, ऐसा सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना रीड कर लेना कि 60 दिन के अंदर अंदर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। फाइन, दिस वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है कि नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कंपनी सेक्रेटरी को फॉलो किया है कि नहीं, अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है तो उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। इफ एन ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इन फैक्ट डू नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन, ओके, ही शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच इज नॉट लेस देन 1 लाख बट मे एक्सटेंड टू 25 लाख ऑल्सो। समझ में आया एक ऑडिटर का ऊपर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो सही से काम नहीं किया तो उसको 1 लाख से लेकर 25 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। उतना तो फीस भी नहीं होता है। एंड लास्ट, ही शुड फाइल टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिट कमेटी के पास भी जाके उसको अपना बताना पड़ता है कि ये सारे बेसिकली पॉइंट्स का मैंने ऑडिट किया था। तो कंपनी ऑडिट हैज टू ड्यूटी टू मेक सच कमेंट्स अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, द स्कोप ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग द ऑब्जर्वेशन एंड द रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑडिट कमेटी। मतलब बेसिकली बोर्ड को प्रेजेंट करने से पहले वो क्या करेगा, ऑडिट कमेटी में जाके प्रेजेंट करेगा कि ये सारा मेरा काम था, ये सारा मैंने ऐसे ऐसे काम किया, ये सारा मेरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैंने चेक किया, ये मेरा स्कोप ऑफ ऑडिट था, और मेरा क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकला, ये सारा जाके किसके पास जाके पढ़ना पड़ता है, ऑडिट कमेटी के पास जाके बताना पड़ता है। ओके, तो यहाँ से लेके जितना भी पॉइंट है ना, ये एक रीडेबल पॉइंट है, जस्ट इसको रीड कर लेना, एज सच नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर का जो पॉइंट था जो जो अपने डील किए थे, ओके, वो पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, उसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, चलो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। डिस्कस द राइट्स ऑफ द ऑडिटर वाया कंपनी, इसको भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। ठीक है,
इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क्स कर लेना, समटाइम्स दिस क्वेश्चन आया, जो आता है वो 10 मार्क्स का आ जाता है क्वेश्चन। इट इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट ऑफ द ऑडिटर। फाइन। नाउ कोई हमको बताएगा कि एक राइट, हम लोग ऊपर ड्यूटी के बारे में पढ़े और अभी हम लोग राइट के बारे में पढ़ रहे हैं। राइट एंड उसके बाद आता है एक ड्यूटी। हम लोग ड्यूटी के बारे में पढ़ लिया। ओके। हम लोग राइट के बारे में पढ़ेंगे। नाउ इस दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय राइट एंड व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूटी। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय राइट, ये मेरा राइट है। ठीक है, ये मेरा राइट है। राइट का मतलब क्या होता है, हक। हक है मेरा। ये मेरा हक है कि मेरे को ये सारा चीज हमको करने दो, ये मेरा हक है। ये मेरा हक है कि मुझे ये जगह चाहिए, मेरा ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा हक है। ओके। हक का मतलब क्या होता है, राइट। राइट है मेरा, ये मेरे को मिलना ही चाहिए। और ड्यूटी का मतलब क्या होता है, ड्यूटी का मतलब क्या होता है, लाचारी। मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलरली पॉइंट का मेरे को मेरे को ऑब्लिगेशन है। ये मेरा बेसिकली क्या है, मेरा ये काम है। ये मेरा काम है जो मेरे को करना ही पड़ेगा, ये मेरा ड्यूटी है, दिस हैज टू बी कंप्लाइड। ओके। राइट का मतलब होता है ये सारा चीज मेरा हक है। और ड्यूटी का मतलब ये मेरा काम है जो हमको कंप्लाई करना ही पड़ेगा, वरना अगर हम कंप्लाई नहीं किए तो मेरे को क्या हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा, हम पनिशेबल विद फाइन हो जाएंगे। और समटाइम्स ऑडिटर अगर सही से ऑडिट नहीं किया और उस कंपनी में फ्रॉड निकला तो उसको जेल भी होता है। ओके। चलो, लेट्स मूव ऑन टू दिस टॉपिक। सबसे पहला पास क्या, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब उसके पास राइट है कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स जो है उसको उसको उसके पास राइट है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स। ओके। तुम जितना भी उसको है, उसको पर्टिकुलरली जितना भी तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और वाउचर्स वगैरह उसको टाइमली दे दो उसको, और उसको अपना ऑडिट करने दो, उसमें कुछ उल्लंघन मत लगाओ। राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, वो जितना भी इन्फॉर्मेशन, अगर उसको पर्टिकुलरली किसी ट्रांजेक्शन में एक्सप्लेनेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको पर्टिकुलर ला के दो। उसका ये राइट है कि उसको चेक करना पड़ेगा, राइट। इसका राइट है कि उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका राइट है कि उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए। राइट टू इंस्पेक्ट ब्रांच ऑफिसेज एंड ब्रांच अकाउंट्स, अगर उसको लगता है कि इस ब्रांच में जाके हमको विजिट करना चाहिए या इस पर्टिकुलर ब्रांच का हमको अकाउंट चेक करना चाहिए, तो उसके पास वो राइट है कि वो ब्रांच में भी जाके वो काम कर सकता है, ऑडिटर जो कंपनी का ऑडिटर होता है। ओके। राइट टू रिसीव रिपोर्ट ऑफ ब्रांच ऑडिट फ्रॉम द ब्रांच ऑडिटर, अगर ब्रांच ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया है तो उस ब्रांच ऑडिटर का जो ऑडिट रिपोर्ट है उसका वो उसमें हक है कि भाई हमको मिलना चाहिए वो, तभी जाके हम ब्रांच ऑडिट को भी देखेंगे और हम एक अपना स्टैट्यूटरी रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकेंगे। राइट टू रिसीव नोटिसेज एंड अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग्स, बेसिकली क्या है, एक ऑडिटर को भी नोटिसेस मिलता है किस चीज का, राइट टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग। ओके। दिस पॉइंट कि एक ऑडिटर is also entitled to receive all the notices or and other communication related to the general meeting and to be qualified as an auditor, कि भाई हम इस कंपनी का ऑडिटर है, इसका मेरे पास ये राइट्स है। The auditor shall have the right to heard at such meeting and on any part of the business which shall concern him as an auditor। बेसिकली क्या है, उसको सुनने का हक है, उसको उस मीटिंग में बैठने का हक है। ओके। तो तुम उस हक से उसको नहीं छीन सकता। और क्या है, बेसिकली पॉइंट, हम लोग सिर्फ पॉइंट पढ़ रहे हैं हमेशा जिसके पॉइंट्स के थ्रू, और हम तुमको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि हाँ बेसिकली इस पॉइंट का मतलब क्या है। ओके। तो हम लोग ब्रांच ऑफिस का इंस्पेक्ट कर सकते हैं, हम लोग ब्रांच ऑडिट का रिपोर्ट्स देख का मिलने का हक है मेरे को, नोटिसेज एंड एनुअल जनरल मीटिंग करने का है। राइट टू हैव ऑडिट रिपोर्ट रीड एट द एनुअल जनरल मीटिंग, अगर जब ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा जाएगा तो उस ऑडिटर का हक है कि वो उस समय प्रेजेंट होगा। द कंपनी ऑडिटर हैज द राइट to have report reading before the company and general meeting, especially in case of qualification, observation, or comments on the financial transactions mentioned in the auditor's report, or any adverse effect on the functioning of the company, and the same has shall be open to the inspection of the members of the company। बेसिकली क्या है कि जब एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हो जाता है तो एनुअल जनरल मीटिंग में ना वो जो डिस्कस किया जाता है उस समय ऑडिटर का प्रेजेंट होने का ना राइट है। ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई तुम निकलो यहाँ से, तुमने बहुत फालतू रिपोर्ट निकाला, मेरा इतना इतना पॉइंट्स का ऑब्जर्वेशन निकाल दिया, अब तुमको बैठने नहीं देंगे यहाँ से, तुम इस कंपनी से निकलो। नहीं, एनुअल जनरल मीटिंग उसका राइट है उसका बैठने का, वो एनुअल जनरल मीटिंग में बैठना उस चीज को सुनना उसका राइट है। राइट टू बी इम्निफाइड, इम्निफाइड का मतलब क्या हो गया, इंडिम्निफाइड होगा एक्चुअली, राधा सॉरी, इंडिम्निफाइड का मतलब क्या है कि अगर से सपोज उसको किसी भी चीज के वजह से लॉस हो गया तो उसको कंपनी रिम्बर्स करेगा वो। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, अगर हम किसी के घर में आग लग जाता है या फिर बेसिकली कोई हॉस्पिटल में चलता तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, उसको इंडिम्निफाई करता है ना, इंडिम्निफाई का मतलब वही होता है। ओके। द ऑडिटर शैल हैव द राइट to be indemnified for any expenses incurred by him defending himself in the judgment of any lawsuit। अगर कोई बेसिकली अगर उसके अगेंस्ट में कोई लॉ सूट फाइल कर दिया गया जस्ट बिकॉज
कि वो कंपनी के अगेंस्ट गया था, इसलिए उसके लॉ सूट फाइल कर दिया और वो उस केस को जीत जाता है। उस केस में तो उसको उसका कंपनी का उसका उसको सारा का सारा एक्सपेंसेस को रिम्बर्स करने का उसका राइट है, कंपनी को उसको देना ही पड़ेगा। Right to access to the records of the subsidiaries. Basically, क्या है, he shall also have the right to access the records of his subsidiaries so far is related to the consolidation financial statement. Basically, क्या करना पड़ता है, तुम लोग consolidated financial statement पढ़ा है। बेसिकली क्या है, ये जितने भी सब्सिडरीज है, से सपोज ए एन कंपनी के टोटल 5 सब्सिडरीज है। ओके, पांचों सब्सिडरीज का जो रिपोर्ट है उसको मिलना चाहिए। ठीक है, उसका उसके पास उसका जाना उसका राइट है, बेसिकली राइट टू रिसीव रेमुनरेशन। ऐसा नहीं है तुम भाई उसको काम करवा लिया और उसको बोला चलो चलो बाय 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 टाटा टाटा, ऐसा नहीं होता है। उसको बेसिकली उसका रेमुनरेशन जो उसका काम का करने का जो हक है उसको मिलना चाहिए। ओके, तो दीज आर द टोटल 10 पॉइंट। समटाइम्स क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स में क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसको अच्छे से रीड कर लेना। एज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स रीड करना, अंदर का बना के लिखने में कोई हर्जा नहीं है। ओके, चलो।